हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम में होने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक पे। यानी कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अनजाने में हमसे बोर्ड एग्जाम में हो जाती है। ठीक है, तो हमें इन गलतियों से बचना है एग्जाम में। कभी भी भूल कर भी आपको ये गलतियां नहीं करनी जो कि अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको मैं उसका सोल्यूशन भी बताता चलूँगा, साथ के साथ इंपॉर्टेंट टिप्स हो जाएगी आपके लिए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको। और आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। और आप हमारे ये जो नया चैनल है फैक्ट्स विद भारत, आप इसमें ज़रूर जुड़ जाइए। और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स वाली वीडियोस होती हैं वो मिल जाया करेंगी। इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंपॉर्टेंट जो टिप्स है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो भी बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है, जो भी स्टूडेंट, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो जो बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इसको फॉलो ज़रूर करना, ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो पेपर में ज़रूर अच्छे आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपनी हैंड राइटिंग पे। क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसा लिखते हैं कि समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, सभी बच्चों की हैंड राइटिंग जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती, कुछ की अच्छी होती है बहुत ज़्यादा, कुछ की नहीं भी होती। तो आपको क्या करना है, अपनी हैंड राइटिंग को कम से कम इस लेवल पे ज़रूर रखना है कि आप जो लिख रहे हो वो टीचर को समझ में आ जाए। ठीक है, हैंड राइटिंग के अलग से तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलते। आप ये ना सोचें कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको उसके बेस पे मार्क्स मिल जाएंगे, उस पर नहीं मिलेंगे। आप पेपर में पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन को कैसे लिख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं। लेकिन हैंडराइटिंग का एक रोल ये ज़रूर होता है कि अगर आपने जो लिखा है, अगर वो टीचर को समझ में आ रहा है क्लियर, तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स देगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया है, ऐसी इस तरीके से लिख दिया है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स वहाँ पे कटने हैं। तो आप अपनी हैंडराइटिंग पे ज़रूर ध्यान रखना पेपर लिखते वक्त। फिर एक चीज़ होती है कटिंग। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो पेपर में लिख रहे हैं, लेकिन कई बार हमसे लिखते वक्त कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कटिंग कर देते हैं। देखो, जैसे ये कटिंग यहाँ पे कर रखी है, ये कटिंग करी हुई है, ये कटिंग। तो इस तरीके से कटिंग हमको पेपर में नहीं करनी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में सामने आता है। ठीक है, टीचर जो चेक कर रहा होगा आपके पेपर को, कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। तो इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स पे दिखेगा। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पूरा का पूरा क्वेश्चन करके पूरा का पूरा ही कट कर देते हैं उसको। तो ये अवॉइड करनी है आपको पेपर में, ये गलतियां भूल कर भी मत करना, वरना कहीं ना कहीं आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आपका पेपर जो है, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, आपके 80 नंबर के पेपर आते होंगे, पर आप ये मान के चलो कि 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है। हमने क्या करा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने 10 नंबर के क्वेश्चन छोड़ दिए, उसने अटेम्प्ट केवल 90 मार्क्स का ही करा है, तो उसको जो मार्क्स मिलेंगे वो 90 में से ही मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, 90 के 90 तो उसके आने नहीं है, कटेंगे भी मार्क्स। तो वो कट पिट के जो भी मिलते हैं वो हो जाएगा। यहाँ पे पूरा पूरा 10 नंबर का उसको लॉस हो जाता है, जिसमें से उसको 0 मिलना है, उस 10 में से उसे कुछ भी नहीं मिलना। तो ये गलती मत करना। आपने पूरे साल कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपने पूरे साल पढ़ा है, तो आपको जो कोई क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए अच्छे से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो पता होगा उसके बारे में। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, जिसको आप छोड़ने वाले थे, उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके आओ। लेकिन उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो, जब आपका पूरा पेपर जो आपको आता है। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था, 90 नंबर का आपको आता है लेकिन 10 नंबर का नहीं आता, तो 90 नंबर का पहले अटेम्प्ट करो। जब वो आपका हो जाएगा उसके बाद लास्ट में आप 10 नंबर का भी अटेम्प्ट कर दो। ठीक है, जैसा आपको समझ में आए, जो आपको उससे रिलेट करके लिख सकते हो, जो आपने पूरे साल पढ़ा होगा, कुछ तो पता होगा। कम पता है तो कम ही लिख दो, लेकिन वहां पे आपको 10 में से जरूर 1 2 3 4 कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, अगर आपने उस क्वेश्चन को छेड़ भी दिया है तो। यानी जरा सा भी अगर आपने लिख दिया है ना, तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको छोड़ के आ रहे हो तो फिर आपको 0 मिलेगा उस 10 में से, ये याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, और ये सबके साथ ये दिक्कत होती है, टाइम मैनेजमेंट की। बहुत कम बच्चे हैं जो टाइम को सही से मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन छूट जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई मुझे आता तो था इतने नंबर का, लेकिन पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाया या नहीं कर पाई क्योंकि टाइम कम पड़ गया।
तो आप देखो, मान लीजिए आपका 3 आवर्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, और आप उस 3 घंटे में पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद भी आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, 10 नंबर का, 20 नंबर का, 5 नंबर का, कितना भी छूट रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है और आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आया। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, ये कैसे सीखोगे आप, तो ये समझिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप कर पाएँ, लेकिन उसके कुछ तरीके हैं जिससे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस लेकर आए हैं हम। आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। जैसे आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी के सैंपल क्वेश्चन पेपर डाल दिए, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश का डाल दिया, और आगे सभी सब्जेक्टों के आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर डाल देंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर का मतलब यही होता है कि सेम सैंपल क्वेश्चन पेपर है, वो जिस फॉर्मेट पे आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसी फॉर्मेट पे है, तो आपको पूरा पेपर का फॉर्मेट पता लग जाएगा। आपको पता है कि आपका जो पेपर होता है वो कई सारे सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, इस तरीके से। जैसे सेक्शन ए है, इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के शॉर्ट, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर उसमें आपकी कार्टून, मैप, पैसेज वैसेज जो भी होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैप वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर जो होता है वो पूरा सेक्शन में डिवाइड होता है। तो आपको अगर पेपर का फॉर्मेट पता है, आपने कभी प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, तो आपका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा, ठीक है? आपने सभी सेक्शन के बारे में पता है आपको, किस में 1 मार्क्स के आने हैं, कहाँ 2 मार्क्स के आने हैं, कहाँ 4 मार्क्स के आने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे एक सेक्शन को कितने मिनट देने हैं। ये बात आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। यानी कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके दिमाग में पहले से पूरा एक प्लान होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, या क्या कहाँ से शुरू करना है, कितने मिनट में मुझे कौन से सेक्शन को कंप्लीट कर देना है, कितना समय मुझे देना है। अगर पहले से सब कुछ फिक्स होगा तब आपका क्या होगा, टाइम मैनेज होगा। अगर आपने ये कभी प्रैक्टिस करी नहीं, आपने कभी पेपर का फॉर्मेट नहीं देखा, कभी सेक्शन वैक्शन के बारे में आपने ध्यान नहीं दिया, कोई प्रैक्टिस सेट आपने यूज किया ही नहीं, कभी कोई प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व करा ही नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने कभी सॉल्व नहीं करे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने कभी देखे ही नहीं, तो कभी भी टाइम मैनेजमेंट आपका हो ही नहीं सकता। चाहे आप कितना भी अच्छे से लिखो, आपको समय वाली दिक्कत जरूर आएगी, और ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये दिक्कतें आती है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये प्रॉब्लम जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ ये आपके साथ आती है या नहीं आती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के जाओ। यहाँ पे एक और चीज़ हो जाती है, देखो पेपर का लेवल, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, पेपर का लेवल। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के जाओगे, पिछले 4, 5, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देख कर जाओगे, तो आपको पता लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आपको पहले से पता होगा। ताकि ये ना हो कि आपको बोर्ड एग्जाम आप पहली बार देने गए और आपको कुछ पता ही नहीं और आप डायरेक्ट चले गए, आपको लगा यार ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, ये कैसे हो पाएगा। अगर आपको पहले से पता होगा, आप प्रिपेयर होंगे उसके लिए, तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो ये भी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती होती है, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ ये गलती होती है, अ- ठीक है, कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, किसी भी प्रश्न में उलझे नहीं, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना किसी क्वेश्चन में। अब कैसे उलझ जाते हैं मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, उलझते कैसे हैं। देखो, मान लीजिए आपने, आपके सामने क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन है, आपने उस क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दिया, मान लीजिए वो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, आपने उसका आंसर लिखना शुरू कर दिया। 2 लाइन आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख दी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई, 2 लाइन आपने अच्छे से लिख दी। लेकिन आपको आगे की लाइनें ही समझ में नहीं आ रही, अब क्या लिखूं, अब क्या लिखूं, फिर आप दिमाग पे जोर डालते हो। कई बार क्या होता है, हम घर से याद करके गए होते हैं, पढ़ के तो गए होते हैं, लेकिन वो लाइनें पेपर में भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से वो चीज निकल जाती है, ठीक है? ऐसा हो जाता है। तो 2 लाइनें तो लिख दी, कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छे से लिख, लेकिन उसके बाद तीसरी लाइन याद ही नहीं आ रही, आगे क्या लिखना है समझ ही नहीं आ रहा। अब ऐसे में टाइम जो है आपका वो चल रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरीके से चलते चलते फिर वो मिनट में बदलने लग जाता है। टाइम आपका चल रहा है कंटिन्यूस, लेकिन आपकी कलम चलनी बंद हो गई, आपका पेन चलना बंद हो गया, आप सोच रहे हो, दिमाग में उलझ रहे हो किसी क्वेश्चन में। तो आपको उलझना नहीं है, उलझने में क्या हो जाता है, आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपका पूरा पूरा टाइम, आप जितनी देर भी सोचने में उस क्वेश्चन के आंसर को लगा रहे हो, 1 मिनट मान लो आपने लगा दिया, तो आपका 1 मिनट वेस्ट हो गया। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, उलझना नहीं है। मान लो आपने 2 लाइनें लिख दी और आपको लग रहा है कि भाई नहीं समझ में आ रहा, क्या लिखूं, आपको सोचना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए लाइनें छोड़ दो। आपको पता है 3, 4 लाइन में वो आंसर हो जाएगा। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन, आपको पता होगा 4 नंबर का क्वेश्चन कितने पेज में आता है, तो उतना स्पेस छोड़ दो 2 लाइन लिखने के बाद, और अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर वापस से आओ, दिमाग लगाओ, टाइम बचा है तो सोचो और उसको करो, और फिर आगे निकलो। नहीं अगर समझ में आ रहा तो 2 लाइन पे ही उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे।
लेकिन अगर आप उस उलझ रहे हो और आपने ऐसी गलती कर दी, मान लो आप एक क्वेश्चन में नहीं, आप 4 से 5 क्वेश्चन में उलझ गए, तो आप अपना काफ़ी कम से कम 10 मिनट तो आप बर्बाद कर जाओगे केवल उलझने में। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे उलझ के कर देते हैं। आपके साथ ये हुआ भी होगा, प्री बोर्ड आपने दे रखे हैं, आपने आज से पहले कितने सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, कभी ना कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी। तो इससे आपको बचना है, ठीक है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बोर्ड एग्ज़ाम जो आप देकर आते हैं, लिख कर आते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है? आपने कोई क्वेश्चन को, आंसर को अच्छे से लिखा है, एक्सप्लेन करा है, तो उसमें से जो कुछ मेन पॉइंट होते हैं, ठीक है, या कोई डेट हो गई या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जो आपको लगता है ये बेहतर है, तो आप उसको अंडरलाइन कर दो। जिस तरीके से ये देखो अंडरलाइन दिखा हुआ है, इस तरीके से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है? अंडरलाइन के लिए आप अपना पेन यूज़ कर सकते हो, और कुछ जगह पे हाइलाइटर वगैरह अलाउ होता है, आप पूछ लेना, अगर हाइलाइटर अलाउ करते हैं तो हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है? अगर अलाउ नहीं करते तो आप पेन से ही अंडरलाइन कर दो, पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, लेकिन अंडरलाइन करो, ठीक है? बिल्कुल अंडरलाइन करो। और एक चीज़ ध्यान रखना, अंडरलाइन जिस चीज़ को आप कर रहे हो वो 100% सही होना चाहिए। जब पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको, आपने जिस चीज़ को अंडरलाइन करा है वो बिल्कुल ठीक है, तो ही अंडरलाइन करना है। ये नहीं कि आपने कुछ गलत लिखा था और आपने उसको अंडरलाइन कर दिया ताकि वो टीचर को नज़र आए, और टीचर ने अगर उसको पकड़ लिया कि ये तो गलत है और उसको अंडरलाइन भी कर रखा है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएँगे, ठीक है? तो ये आपको बचाना है। इसके बाद है टू द पॉइंट। क्या होता है भाई, सीबीएसई के आप एग्जाम दोगे तो आपके सामने पहले से ही लिखा होता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इतने वर्ड में लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन जो है इतने वर्ड में लिखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन जो है इतने वर्ड में लिखना है। यानी वर्ड लिमिट जो है वो ऑलरेडी तय है, ठीक है? वर्ड लिमिट जो है बिल्कुल पहले से तय है। तो आपको अगर 100 वर्ड में आंसर देना है तो आप उसको 100 में ही रखें। आप उसको 120, 140, 160 वर्ड में ना पहुंचाएं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई इसमें तो मुझे तो इसका बहुत बड़ा आंसर आता है तो मैं बड़ा आंसर लिख दूंगा तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा। मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपसे बोल दिया कि 100 वर्ड में लिखो, तो आपको 100 वर्ड लिखने ही हैं। उससे ज़्यादा लिखोगे तो आपको मार्क्स तो 6 ही मिलेंगे ना। अगर टीचर खुश होकर पूरे नंबर दे देता आपको, तो 6 के 7 थोड़ी दे देगा। ये थोड़ी कह देगा कि आपने बड़ा लिखा है तो आपको 6 की जगह 7 दे दे। पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। तो समझ रहे हो? तो अगर आपने एक क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा लिख दिया तो कहीं ना कहीं आपने 2-3 क्वेश्चनों का टाइम वेस्ट कर दिया, फिर वहां पे आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है, टू द पॉइंट लिखो। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही बातें आपको आंसर में लिखनी है, और टू द पॉइंट लिखनी है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखनी, वर्ड लिमिट के अंदर लिखनी है। अब एक चीज है, हेडिंग को बोल्ड करना है। जैसे मान लो आप कोई हेडिंग लिख रहे हो, ठीक है? आप कोई चीज़ करा रहे हो, आप हेडिंग लिख के फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो हेडिंग को आप बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड कैसे कर सकते हो? जैसे आपकी कोई कोई भी हेडिंग है, कुछ भी हेडिंग है, तो आप उस पर 2 बार पेन चला सकते हो, थोड़ा उसको डार्क कर दो जिससे कि वो थोड़ा बोल्ड सा दिखे। या फिर आप उस वर्ड को बड़ा लिख सकते हो, केवल उस वर्ड को, जो आपका हेडिंग वाला वर्ड है उसको आप बड़ा लिख सकते हो, ताकि जो एक्सप्लेन वाले वर्ड है उसके सामने छोटे नजर आए। तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि भाई ये चीज़ जो है ये हेडिंग है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और दूसरी चीज़, हेडिंग को बोल्ड करने के साथ साथ आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। अंडरलाइन कर दोगे तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो देखो, पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं वो आर्ट्स के हैं, तो यहाँ पे आपको आर्ट्स दिखानी है, अपनी कला दिखानी है, पेपर को अच्छे से एक्सप्लेन करने में, अच्छे से उसको प्रेजेंट करना है अपने पेपर को, ठीक है? अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सही कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में गलतियां कर रहे हैं तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो समझाया है वो आपको समझ में आई होगी। और ये जो गलतियां जो होती हैं कॉमन है, अगर आपके साथ भी एग्जाम में ये गलतियां होती हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और आगे इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, समझिए इन बातों को, प्रैक्टिस करिए। पेपर देने से पहले 1-2 प्रैक्टिस सेट करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ताकि आपके साथ पेपर में कोई गलती ना हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।